हाँ आ रही है, चल। आज अगर तुम लोग नहीं होते तो आज मेरा रुद्र रूप फिर ये देखते। चल। मुझसे डर गया ना, चल बेटा आवाज आ। हाँ भैया, नोट कर लिया? ठीक है, कल तक नोट करो आराम से। अब दिख रहा है? हाँ भैया, मार्क्स सुन लो। हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, दौड़ेगा। नहीं नहीं, उल्टा नहीं। तुमको अगर, हाँ भैया, टेस्ट के मार्क्स सुन लो फटाफट, बिना टाइम बर्बाद करे। हाईएस्ट मार्क्स हैं अनुराग सिंह सेंगर 166। सेकंड हाईएस्ट, सेकंड में 1 2 3 लोग हैं। कौन कौन है नाम सुनते जाना। सेकंड पे 3 लोग हैं, सबके मार्क्स 145 हैं, 145 सभी के। सेकंड हाईएस्ट 145 है। मल्लिका वाजपेयी, अमर यादव, अतुल यादव। अतुल कौन है? अतुल, ठीक 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 है। ये 3 लोग सेकंड पे हैं। अब बाकी सब लाइन से सुनते जाएं। थर्ड पे विशाल के मार्क्स हैं 135। दीपिका 124। प्रियांशु जायसवाल 116। गौरी शुक्ला 116। राज सेन 115। संग्राम विश्वास 112। सरफराज अहमद 97। साहिल फैज भाई आपके मार्क्स हैं 94। नूर फातिमा 93। मोहम्मद अबू, नहीं बेटा ये तुम्हारा नाम नहीं, किसी और का नाम है। एक ही नाम 2 लोग के, परेशान मत हो, ठीक है। नरेंद्र मोदी दुनिया में एक ही नहीं, बहुत सारे हैं। अगला तो ये मत बोलना हमने टेस्ट नहीं दिया और तुम्हारे नाम के और भी लोग हैं, बस बातें नहीं। अंकित पांडे 83। ज्योति चौरसिया 81। सादिया फारिद 81। शिवम कुमार 77। अमन कुमार 73। अमर कुमार 73। सुरेश कुमार 69। कार्तिक पटेल 67। शालिनी सिंह 65। शुभम वर्मा 59। गौरव 59। निशा दोहरे 54। धर्मवीर 52। अमितेश 49। अनिल कुमार 38। अंकित यादव 35। ऋतिक 33। अंशु जायसवाल 31। सुनील सिंह चौहान 35। वर्षा सिंह 34। मोहम्मद गुलशेफ 34। विपिन यादव 33। पवन राणा 29। अब्दुल अली 25। आशीष पटेल 20। ठीक है भैया, हाँ ये नोट कर लिया। मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना।
मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में 2 का होगा, यहाँ मल्टीप्लाई 3 का होगा। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन की कहानी खत्म हो जाएगी, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना, क्या मिल जाएगी अपन को? बैलेंस इक्वेशन। अब एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में बैलेंस कर लोगे कि नहीं कर लोगे भैया? हाँ बोलो, नाम बताओ। बोला तो बोला मेरे भाई, तुमने सुना नहीं होगा। उत्कर्ष कुमार मौर्य है ना, 106, ठीक है। चलिए भैया एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिएगा। 3 एलिमेंट A, B and C, 3 एलिमेंट A, B and C, 3 एलिमेंट A, B and C having the oxidation number, regularly +2, +4 and -8, +2, +4 and -8, then which of the following formula will be correct? Then which of the following formula will be correct? भैया जरा ध्यान देना, इस कंपाउंड के ऊपर टोटल चार्ज कितना है? 0। भाई कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है ना, हर कंपाउंड में चार्ज कितना है? 0। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। तो सभी में A, B और C की ऑक्सीडेशन स्टेट रखो, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट रखने पे टोटल 0 आ जाए, वो फॉर्मूला सही है, बाकी फॉर्मूला गलत है। हम डायरेक्ट आंसर दिखा रहे हैं, ध्यान देना। डी वाला ही क्यों सही है, बाकी सही क्यों नहीं है, तो वो जरा ध्यान देना। डी वाले में ए की ऑक्सीडेशन स्टेट रखो, एक ए की +2 होगी, तो 2 ए हैं, कितनी हो जाएगी? 2 2 4, +4 हो गई। बी की स्टेट कितनी है? +4 +4 हो गई। सी की स्टेट कितनी है? -8, ए की सी है तो -8 ही रहेगा। इन सभी को जोड़ने पे अगर वो चार्ज आ रहा है जो चार्ज कंपाउंड में प्रेजेंट है, कंपाउंड में चार्ज कितना है? 0। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि ऐड करने पे 0 आना चाहिए, हमने ये बोला ऐड करने पे वो आना चाहिए जो कंपाउंड के ऊपर चार्ज है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपाउंड पे 0 ही चार्ज हो, कंपाउंड पे -2 भी हो सकता है, कंपाउंड पे -1 +1 +2 भी हो सकता है, लेकिन अभी इस समय हर कंपाउंड पे चार्ज कितना है? 0। तो अगर जिस कंपाउंड में ये ऑक्सीडेशन नंबर रखने पे वो चार्ज आ जाए जो कंपाउंड पे प्रेजेंट है, वो वाला फॉर्मूला सही होगा। तो यहां पे रखने पे ये कैंसिल होके 0 आ रहा था और कंपाउंड पे चार्ज 0 है, तो ये वाला फॉर्मूला सही है। अब दिमाग कहता है ये क्यों नहीं सही है यार? अबे देख लो, ये तो आपने डी की बात कर ली ना, चलो एक गलत वाले की बात भी कर लेते हैं, ए की बात करते हैं। ए की जगह +2 रखा, बी की जगह +4 रखा, सी की जगह -8 रखा, टोटल चार्ज है कितना? 0। आना कितना चाहिए? 0। लेकिन भैया आ कितना जाएगा? -2। मतलब ये फॉर्मूला
गलत है। बात समझ में आ गई भैया? अभी तक नीट में इस टाइप के 4 क्वेश्चन पूछे हुए जब से नीट एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। क्वेश्चन ये पूछता है कि ए बी सी ये 3 या पी क्यू आर ये 3 एलिमेंट है, इनकी स्टेट ये है, कौन सा फॉर्मूला सही होगा? ऑक्सीडेशन नंबर पुटअप करने पे वो चार्ज आ जाए जो चार्ज कंपाउंड पे ऊपर प्रेजेंट है, वो वाला फॉर्मूला सही है, बाकी फॉर्मूले गलत हैं। तो आंसर कौन सा हो गया इसका? आंसर हो गया फोर्थ, डी इज राइट आंसर। नीचे पॉइंट बना के लिखो। हाँ, जो भी चल रहा है। हाँ, हाँ भैया पॉइंट बना के लिखिएगा, पॉइंट बना के लिखिएगा, फिर दोबारा फिर समझा रहे हैं। पहले पॉइंट लिखिए फटाक से। इस टाइप के क्वेश्चन में वो फॉर्मूला सही होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में वो फॉर्मूला सही होगा जिसमें एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर पुटअप करने पे, जिसमें एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर पुटअप करने पे जिसमें एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर पुटअप करने पर वही चार्ज आ जाए, वही चार्ज आ जाए जो चार्ज कंपाउंड पे प्रेजेंट है, जो चार्ज कंपाउंड पर प्रेजेंट है। अब ये मत पूछना कौन से कंपाउंड पे, जो ऑप्शन में कंपाउंड दिए हम लोग के पास, ठीक है, उन्हीं कंपाउंड पे तो चेक करेंगे जो ऑप्शन में कंपाउंड दिए। अब आपने पहले वाले ऑप्शन पे चेक किया, जो ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट की दी थी उसको इस वाले पे पुटअप किया, इस कंपाउंड पे चार्ज कितना है? कुछ नहीं, मतलब जीरो। पुटअप करने पे अगर जीरो आ जाएगा तो पहला वाला फॉर्मूला सही है। तो आपने ए की जगह +2 रखा, बी की जगह +4 रखा, सी की जगह -8 रखा। इन सबको जोड़ने पर जीरो नहीं आ रहा था, -2 आ रहा था, मतलब ये वाला फॉर्मूला हो गया गलत। आना कितना चाहिए था? जीरो। चौथा वाला सही क्यों हो गया? चौथा वाला सही क्यों हो गया? क्योंकि एक ए की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे ए 2 है, तो 2 ए की कितनी हो जाएगी? तो भैया 2 दूनी 4, तो ए की स्टेट हो गई +4, बी तो एक ही है, बी की स्टेट +4 थी, सी भी एक है, सी की स्टेट -8 थी। 4 और 4 8, प्लस का 8 माइनस का 8, कहानी खत्म। ऐड करने पे जीरो आ रहा था और कंपाउंड के ऊपर भी जीरो ही चार्ज था, मतलब डी वाला कंपाउंड सही है। तो ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट की कंपाउंड पे पुटअप करने पे वही चार्ज आ जाए जो चार्ज कंपाउंड में प्रेजेंट था, तो कंपाउंड सही है, वरना कंपाउंड गलत है। एक क्वेश्चन और लिखो, इसका आंसर निकाल के दिखाओ। 3 element having the oxidation number 3 element having the oxidation number regularly -1, -2, -1, -2 and +4. -1, -2 and +4 element are P, Q and R. Elements are P, Q and R. Then which of the following formula will be correct?
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा कौन सा? चलो चेक कर लेते हैं साहब। पहले इतना बताइए, फर्स्ट वाले पे कंपाउंड पे चार्ज क्या? 0। सेकेंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, ठीक। स्टेट को पुटअप करो, हमें नहीं पता एक आंसर है, 2 आंसर है, 3 आंसर है, हमें इतनी बात पता कि जिस कंपाउंड में स्टेट रखने पे वो चार्ज आ जाए जो चार्ज कंपाउंड के ऊपर है वो हर कंपाउंड सही है। चलो पहले वाले में रख के देखते हैं साहब। 0 आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 0 रख के देखा, इसकी जगह -1, इसकी जगह -2 +4, अबे आया कितना? +1। आना कितना चाहिए? 0। पहला वाला कंपाउंड हो गया गलत। सेकंड पे आगे, P की जगह रखा -1, 1 Q -2 होगा, 2 Q, तो भैया 2 दूनी 4, -4 हो गया। R एक ही है, +4 हो गया। बराबर बराबर आना चाहिए -1। अगर इन सबको जोड़ने पे -1 आ रहा है मतलब कंपाउंड सही है। तो यार माइनस से प्लस खत्म, बोलो कितना आ रहा है? -1। वही चार्ज आ गया जो चार्ज कंपाउंड पे प्रेजेंट है, मतलब ये वाली बात तो 100% सही है। देख लेते हैं क्या और कोई भी सही है क्या? P की बात कर रहे हैं तो भैया P की स्टेट यहां पे -1, चलो रखी -1। Q की जगह -2 1 की, तो 2 की कितनी हो जाएगी? -4। R की +4, R की +4, बराबर इन सबको जोड़ने पे कितना आना चाहिए? प्लस का 1। आ कितना आ रहा? माइनस का 1। कंपाउंड सही नहीं है। फोर्थ पे आ गए, P की जगह आपने रखा -1, रख दिया -1। Q की जगह आपने रखा -2, लेकिन Q अब की बार है कितना? 2 है, तो 2 दूनी 4, तो ये -4 हो गया। और R की जगह रखा +4, R की जगह रखा +4। भैया फिर से एक बार देख लो, P की जगह रखा -1, 1 Q -2, तो 2 Q -4, R की जगह +4। इन सबको जोड़ने पर आना क्या चाहिए? प्लस का 3। बोलो क्या प्लस का 3 आ रहा है? नहीं, माइनस का 1 आ रहा है। ये कंपाउंड भी गलत है। आंसर क्या हो गया? सेकंड। क्या निकाल लोगे इस टाइप का क्वेश्चन? एम्स 2003 का क्वेश्चन है पूछा हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। इतना करना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर पुटअप की, पुटअप करने के बाद वो चार्ज जो चार्ज कंपाउंड के ऊपर है वही जोड़ने पे आ गया तो कंपाउंड सही है, वरना कंपाउंड गलत है। यहां पे स्टेट रखी, 0 आना चाहिए था, 0 नहीं आया, गलत हो गया। यहां पे स्टेट रखी, -1 आना चाहिए था, -1 आ गया, कंपाउंड सही है। यहां पे स्टेट रखी, +1 आना चाहिए था, -1 आया, गलत हो गया। यहां पे स्टेट रखी, -1 आना चाहिए था, +3 आना चाहिए था, -1 आ गया, कंपाउंड हो गया गलत। तो आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। निकाल लोगे ना भैया इस टाइप के क्वेश्चन? ठीक है, हेडिंग डालो, स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर आयन, नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्पेक्टेटर आयन। बाहर मिलो, पूरी स्पेलिंग बताएंगे। स्पेक्टेटर आयन लिखा भैया। देखो आपको एक इक्वेशन दी होगी और पूछेगा कि इस इक्वेशन में स्पेक्टेटर आयन कौन है? 3-4 आयन होंगे। तो ऐसा कोई भी आयन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पर प्रेजेंट हो, उस आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर आयन। ऐसा आयन जो रिएक्टेंट साइड पर भी हो और प्रोडक्ट साइड पर भी हो, उस आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर आयन। जैसे कि कॉपी लो, लास्ट टर्न पे एक इक्वेशन कराई थी हम लोगों ने। अब तुम पलटो मत, हम पलट के बता रहे हैं, तुम तुरंत पलटोगे, हम पन्ना पलटेंगे तो। लास्ट टर्न पे एक बहुत बड़ी इक्वेशन आई थी जिसमें दोनों साइड पे वाटर थे, दोनों साइड पे H+ आयन भी थे, तो वहां पे H+ आयन था स्पेक्टेटर आयन। हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि H+ आयन स्पेक्टेटर आयन होता है, हम ये बोल रहे हैं कि उस इक्वेशन में H+ आयन दोनों साइड पे था, रिएक्टेंट साइड पे भी, प्रोडक्ट साइड पे भी। तो ऐसा कोई भी आयन, फर्क नहीं पड़ता, H+ आयन, OH- आयन, Cl- आयन, F- आयन, कोई भी ऐसा नहीं आयन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर आयन। तो लिखिएगा, ऐसा आयन जो किसी केमिकल रिएक्शन में ऐसा आयन जो किसी केमिकल रिएक्शन में दोनों साइड पर हो,
ब्रैकेट में लिखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ऐसा आयन जो दोनों साइड पर हो, ब्रैकेट में लिखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ऐसे आयन को स्पेक्टेटर आयन कहते हैं। ऐसा आयन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पर हो, ऐसे आयन को स्पेक्टेटर आयन कहते हैं। लिख लिया भैया? नेक्स्ट पेज से हेडिंग डालो मोल कॉन्सेप्ट। हाँ, वो बताने की जरूरत नहीं है कि 2 पेज छोड़ दो, वो अंडरस्टूड है। चैप्टर खत्म, 2 पेज छोड़ दिए। 100 बार बोलेंगे क्या बेटा? चैप्टर कोई भी खत्म होगा, 2 पेज छोड़े जाएंगे, जब रिवीजन कराएंगे तो ये 2 पेज काम आएंगे, ठीक है? छोड़ दो बेटा 2 पेज। 2 पेज का मतलब 2 पन्ने आगे पीछे मिला के, ठीक? हाँ भैया, मोल कॉन्सेप्ट है क्या, जरा ध्यान देना। पहली बात तो इसके बहुत ज्यादा इतिहास से अपन को मतलब है नहीं कि इसको आवोगाड्रो ने बताया था कि किसी भी एक मोल पार्टिकल में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। मोल एक वो टर्म है, जैसे कि हमने बोला गया यार ये सीट है यहां तक, इस सीट में कितने लोग बैठे? 3 लोग बैठे, तो नंबर से डिफाइन कर रहे हैं ना, 3 लोग बैठे हुए। तो किसी केमिकल रिएक्शन में किसी मॉलिक्यूल के लिए एक टर्म निकाला गया, क्या? मोल। भैया मेरी बात समझना, मोल कुछ नई चीज नहीं है यार। जैसे यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ कितने लोग बैठे? 3 लोग बैठे हैं। वैसे किसी केमिकल रिएक्शन में बोला N2 है, सही है? हाँ, N2 है, 3H2 है, ये 2NH3 बना रहे हैं। तो यहां पे हम लोग उनको नंबर बोल रहे हैं कि यहाँ 3 लोग बैठे हैं, 4 बैठे हैं, 5 बैठे हैं। और किसी केमिकल रिएक्शन में किसी मॉलिक्यूल के लिए कि कितने मॉलिक्यूल बैठे हैं, तो क्या बोलोगे? 2। इन्हीं को हमने क्या बोल दिया? मोल। क्या बोल दिया साहब? मोल। कि 2 मोल अमोनिया है, हाइड्रोजन कितना मोल है? 3 मोल है। नाइट्रोजन कितना मोल है? 1 मोल। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल होता है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग ने क्या बना दिया? मोल बना दिया। अब मोल की 2 अलग अलग कहानियां होती हैं, एक वेट के टर्म में और एक वॉल्यूम के टर्म में। वेट के टर्म में क्या, वॉल्यूम के टर्म में क्या? तो अगर आपको ये बता चुके हैं आपको हम केमिकल काइनेटिक्स में, एक्टिव मास बताया था हमने आपको केमिकल काइनेटिक्स में, याद है कि नहीं याद है? तो अगर वेट की शकल आपको मोल की तरह करनी है तो वेट को डिवाइड कर दो किससे? मॉलिक्यूलर मास से। वॉल्यूम की शकल आपको चेंज करनी है मोल की तरह तो डिवाइड कर दो 22.4 से एनटीपी पर या एसटीपी पर। अगर वेट की शकल तुम्हें मोल की तरह करनी है, वेट की शकल बदलनी है, तो वेट को किससे डिवाइड कर दो? मॉलिक्यूलर मास से। तो ये क्या हो जाएगा? मोल। लिखना विखना कुछ नहीं, अभी पेन बिल्कुल यहां रख दो, यहां पे लिखना शुरू करो। अभी यहां लिखना, फिर कॉपी में एक एक पॉइंट लिखवाएंगे, टेंशन मत लो। वॉल्यूम की शकल आपको अगर मोल की तरह करनी है तो वॉल्यूम को डिवाइड मार दो 22.4 से, लेकिन शर्त यह है कि ये वॉल्यूम होना किस में चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो ये भी हो गया मोल। अब ये रटने मत लगना कि फॉर्मूला आंख बंद कर रटने की अपन लोग की कैपेसिटी बहुत खतरनाक होती है। कैलकुलस की मैथ की बुक दे दी जाए तो 2 दिन में रट के छोड़ देंगे, कहां पे कौन सा आंसर लिखा हुआ है सब रट देंगे। तो भैया रटना वटना मत। वेट की शकल चेंज करनी तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देना तो मोल हो जाएगा। वॉल्यूम की शकल मोल की तरह करनी तो वॉल्यूम को डिवाइड कर देना किससे? 22.4 से। तो अगर आप लिखो तो ये लिख सकते हो कि भैया ये जो मोल है इसकी 2 कहानियां हैं। पहली कहानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास के टर्म में, और दूसरी कहानी तो हम इसकी 6 बना सकते हैं
लेकिन वो फिर बात हो जाएगी रटने वाली, और हमें रटवाना नहीं है, ये फिजिकल केमिस्ट्री भैया यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो खाली 2 बातें बताने को, मोल की आपको 6 कहानियां दिखाएंगे, लेकिन वो रटने वाली बात है, रटना नहीं है। अभी बेसिक फॉर्मूला दिखाएंगे, अपने आप 6, 7, 8 जितनी भी कहानियां होंगी, जितने भी फॉर्मूले होंगे, अपने आप बना लोगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मोल की अभी दिमाग में 2 कहानियां रखनी है, एक वेट की, तो वेट के टर्म में मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और वॉल्यूम के टर्म में मोल क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। ये वाली जो कहानी है ये कहती है कि हम या तो रहेंगे एनटीपी पर और या तो रहेंगे एसटीपी पर, ठीक। अभी लिखना कुछ मत। आवोगाड्रो ने बताया कि 1 मोल किसी भी पार्टिकल में आयन भी हो सकता है, पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, दुनिया का कोई भी पार्टिकल हो सकता है। तो आवोगाड्रो ने क्या बताया कि 1 मोल पार्टिकल इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये सही बताया? नहीं, क्या ये सही है? मैं इतना बताओ, एकदम सही है ना? कभी एक चैप्टर पढ़ा है सॉलिड स्टेट, सुना है? एक फॉर्मूला होता है D बराबर Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट। जो रिपीटर होंगे उनके दिमाग में फॉर्मूला होगा, ठीक। डेंसिटी नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, आप सुन लो बे, काम नहीं पड़ेगा इस फॉर्मूले का। यहाँ पे कोई भी एक बात बता रहे हैं उसको सुनना, फॉर्मूले का कोई काम नहीं पड़ेगा, ठीक। सॉलिड स्टेट में अपन लोग सॉलिड की डेंसिटी निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है D बराबर Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट। एन नॉट इज द आवोगाड्रो नंबर, एन नॉट इज द आवोगाड्रो नंबर। 2005 नीट में क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन नॉट। आंसर सही माना था 6.023 10 टू द पावर 24। आंसर सही माना था 6.023 10 टू द पावर 24। वैल्यू कितनी होती है? 6.023 10 टू द पावर 23। तो आंसर वो कैसे था? एक्चुअल में क्या था, ये आवोगाड्रो की हाइपोथेसिस थी, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं था। अगर ये एग्जैक्ट नंबर होता तो उस क्वेश्चन में आंसर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे आंसर। और जो बहुत दिमागी लोग थे उन्होंने आंसर निकाला भी नहीं था, बोले ये क्या क्वेश्चन पूछा है, आवोगाड्रो नंबर। अबे यार नीट वाले भी बकलोल हैं, पहला ऑप्शन वही था 6.023 10 की पावर 23। आंख बंद करके गोला भर के चले आए थे, -1 लेके चले आए थे, जबकि निकालने की जरूरत थी 10 की पावर 23, 22 भी हो जाता है, 10 की पावर 23 24 भी हो जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि जब हमें किसी न्यूमेरिकल में पुटअप करना होता है तो हम 6.023 10 टू द पावर 23 ही पुटअप करते हैं, लेकिन जब निकालना होता है किसी फॉर्मूले से तो 23 की जगह 22 भी आ जाता है, 23 की जगह 24 भी आ जाता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर नहीं था, ये इसकी हाइपोथेसिस थी। जब भी आप लिखा देखोगे एनसीईआरटी में या किसी भी बुक में, तो एक लाइन लिखी होती है आवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एक्चुअल में क्या है, तुम खुद सोचो यार, 10 की पावर 20, तुम खुद सोचो रहा, 10 की पावर 23। ये 10 की पावर 23 ये है। अब बात समझो, 1 सेकंड में नंबर गिनो, 1 सेकंड में 1 2 3। भाई 1 सेकंड में कितने नंबर गिन पाओगे? 3। चलो हटाओ, और तेज गिनो, 1 मिनट में 10। भाई 10 गिन लोगे ऐसे गिन पाओगे? तब भी वो गलत गिनोगे। हम कह रहे 10 गिन लोगे यार। अगर 1 सेकंड में 10 नंबर भी गिनोगे ना, तो टोटल एज आदमी की कितनी होती है? 70 साल, 80 साल। अमृत खा रहा है 100 साल, और अमृत खाया होगा तो 200 साल जिया होगा। मान लिया आवोगाड्रो 500 साल जिया, मान लिया आवोगाड्रो 500 साल जिया, मान लो जिया तो 91 में निपट लिया था, लेकिन मान लिया 500 साल जिया। 500 साल भी जिएगा ना, तो भी इसके आधे के आधे के आधे के आधे के आधे नंबर भी निकाल नहीं पाएगा। तो ये इसकी क्या थी? हाइपोथेसिस। समझे नहीं? कहीं मैच चल रहा है, जनता बैठी हुई है, आईपीएल चल रहा है, अब ये भाई गया, इस भाई ने चिल्ला के बोला कि इस ग्राउंड में 15,000 लोग बैठे हैं। इसकी बात किसी ने नहीं मानी। हम गए, हमने भी चिल्ला के बोला इस ग्राउंड में 15,000, मेरी बात भी किसी ने नहीं मानी। लेकिन यही बात वहां पे खड़े होकर नरेंद्र मोदी बोल दे, भाइयों बहनों
इस ग्राउंड में 15,000 लोग हैं। आदमी बकलोल है, भले झूठ बोल रहा हो लेकिन मान लेगा आदमी। मानते हो कि नहीं मानते हो? भैया मानते हो ना? क्यों? क्योंकि उसका एक ओहदा है, एक ओहदा है, बात समझो, एक इमेज है। तो वहां पे भी इनकी एक इमेज थी। इन्होंने जो बोला वो मान लिया गया, क्योंकि बड़े साइंटिस्ट थे, महान साइंटिस्ट थे। इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे लगभग 1 मोल पार्टिकल में 6.023 10 टू द पावर 23 पार्टिकल होते हैं। ये इनकी हाइपोथेसिस थी। बड़े साइंटिस्ट थे, अच्छे साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला, बाकी सबने सपोर्ट किया, काम चलता रहा। एग्जैक्ट बात अगर होती तो आप खुद सोचो, वहां पे सॉलिड स्टेट वाले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू बदलती ना, आंसर में वैल्यू सेम रहती, 6.023 10 की पावर 23 बदल रही है, इसका मतलब ये नंबर फिक्स नहीं है, ये इसकी क्या थी? हाइपोथेसिस। ये बात हमने आपको बताई। न्यूमेरिकल में आपको इसका कोई काम नहीं पड़ेगा, लेकिन इतिहास थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो न्यूमेरिकल निकालने में थोड़ी आसानी रहती है। तो पहली जो तुम्हें काम पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? वो पहला काम तो ये पड़ेगा, मोल का पहला टर्म क्या? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल का दूसरा टर्म क्या? वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। साहब, मोल कॉन्सेप्ट आधी लाइन में खत्म करेंगे, उससे ऊपर कुछ नहीं, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। मोल कॉन्सेप्ट में हम आपको यूनिटरी मेथड नहीं बताएंगे पहले, लेकिन कोई भी क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपको भी पता अपन लोग का यूनिटरी मेथड कितना स्ट्रांग होता है, क्योंकि वहां पे अप्लाई होती है क्या? गणित। कि इतने में उतना होगा तो उतने में कितना होगा तो कितने में कितना, बस वहां पे आके मामला बढ़ो, यार ये तो समझ में आ गया, इतने में इतना, इतने में उतना, अब ये क्या हो गया? तो यूनिटरी मेथड बताएंगे, लेकिन अप्लाई करना दूसरे रास्ते सिखाएंगे, जिससे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आसान देवे। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल आने हैं और कुछ नहीं आना मोल कॉन्सेप्ट से। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हमें करनी है। न्यूमेरिकल के मोल कॉन्सेप्ट के सिर्फ दुनिया में 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। आप मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगा डालो 1000, टाइप खाली 2 मिलेगा। वो 2 टाइप कौन कौन से हैं हम आपको अभी कॉपी में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन लगवाएंगे, लेकिन टाइप खाली 2 होंगे, वो भी देखना शुरू करते हैं। आप पहला काम इतना करिए, मोल की ये 2 कहानी लिखिए, एक वेट के टर्म में और एक वॉल्यूम के टर्म में। नीचे कुछ मत लिखना। लो, हाँ आप ठीक है ना? हाँ नोट कर लो। कल सुबह भी क्लास है और 2:30 बजे से भी क्लास है, ध्यान रखना। कल फ्राइडे हमने आपसे बोला था, फ्राइडे और वेडनेसडे सुबह और दोपहर दोनों टाइम पे क्लास होगी। सुबह टॉपिक इनऑर्गेनिक चलेगा, हफ्ते में 2 दिन इनऑर्गेनिक चलता रहेगा। कौन कौन से दिन? वेडनेसडे, फ्राइडे। वो दोपहर वाली क्लास भी होगी। अब देखो, कल एक बच्चे का मेरे पास फोन आया, कितने सीधे बच्चे होते हैं बायो के। हमने कल ही बताया था कि फ्राइडे और वेडनेसडे, बोले बताया था कि नहीं बताया था? रात को फोन आया 11:30 बजे, सर सुबह क्या पढ़ाएंगे, आज सुबह क्या पढ़ाएंगे? क्या हमने आज सुबह के लिए कहा था? उसके सर हमने भैया कल क्लास नहीं, वेडनेसडे फ्राइडे। तो ध्यान रखना, वेडनेसडे फ्राइडे। कल आपकी क्लास है 7 बजे से नहीं, 7:30 से। 7:30 से क्लास है, 1 घंटे 15 मिनट ही पढ़ाएंगे, परेशान मत होना। इनऑर्गेनिक उसमें खिंचती चली जाएगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक 2-3 घंटे अगर पढ़ाई तो थोड़ा बोर हो जाओगे, उसमें हमें रटवाना थोड़ा सा है। लेकिन पहला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो अच्छा है, समझने वाला है। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो वहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, पहले चैप्टर से इनऑर्गेनिक। उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन कंपाउंड, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, वो पूरा चलता रहेगा मॉर्निंग में, ठीक है? पहले इसको नोट कर लो यार। जो ऑनलाइन वाले लोग हैं, गूगल मीट पे क्लास चलाएंगे, गूगल मीट पे क्लास कर लीजिएगा। लेक्चर अपलोड होने की मेरी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लेक्चर अपलोड करने के लिए अभिषेक अभी आ नहीं रहा है। जो लड़का अभी काम कर रहा है उसको अपलोड करना आता नहीं है, तो बार बार हमें मैसेज करके प्लीज़ परेशान मत करिए। अपलोड नहीं हो पाएगा मतलब नहीं हो पाएगा, जब तक अभिषेक नहीं आएगा तब तक लेक्चर अपलोड नहीं हो पाएगा। जो लड़का है उसको लेक्चर अपलोड करना नहीं आता है, तो तब तक ऑनलाइन पढ़ते रहिए। अभिषेक आएगा, एक साथ लेक्चर अपलोड करवा देंगे। बात क्लियर है? तुम लोग को नहीं, ऑनलाइन वाले लोग से बोल रहे हैं, ठीक है भैया? तो मॉर्निंग में ऑनलाइन कर लीजिएगा, लेक्चर अपलोड रखने की उम्मीद मत रखिएगा। कम से कम 10 से 15 दिन, और 10 से 15 दिन में लेक्चर ज़्यादा हो जाएंगे, एक साथ कर नहीं पाओगे तो ऑनलाइन करते रहना। गूगल मीट पे इसीलिए क्लास का लिंक दे रहे हैं, ठीक है? हाँ भैया, इसको नोट कर लिया।
मोल की दो कहानियां एक वॉल्यूम के टर्म में, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, दूसरा वेट के टर्म में, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अच्छा ये क्या है बोलो, ये क्या है? मोल। ये क्या है? ये भी मोल, ये भी मोल। तो क्या बीच में बराबर नहीं लगा सकते? तो वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास बराबर ये क्या हो गया? मोल। नीचे लिखो फटाक से इसको फिर से एक बार। नोट कर लिया भैया? इस पे बेस एक क्वेश्चन मिलेगा, पहले टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है इस पे बेस। क्या क्वेश्चन? वॉल्यूम दिया हो, वेट दिया हो, मॉलिक्यूलर मास निकालना हो। मॉलिक्यूलर मास दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, वेट निकालना हो। वेट दिया हो, मॉलिक्यूलर मास दिया हो, वॉल्यूम निकालना हो। एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट में कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा किस पैटर्न का क्वेश्चन इस पे बन सकता है। छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा, लिखिएगा फटाक से। अगैस, अगैस एक गैस, अगैस अगैस हैविंग द, अगैस हैविंग द weight, a gas having the weight 44 gram, a gas having the weight 44 gram at NTP at NTP at NTP gas present 1 liter, sorry 22.4 liter at NTP, at NTP gas present 22.4 liter, the gas is, जो भी है ऑप्शन देख लो भैया। चलो पूछा वो क्वेश्चन है। चलो भैया देख लेते हैं। वॉल्यूम तुम्हें क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया बेटा? 22.4। तो 22.4 वॉल्यूम दिया, नीचे भी क्या रखा? 22.4 बराबर वेट दिया है कितना बेटा? 44 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास नहीं पता है, चलो निकाल लेते हैं। तो इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 44। अब जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास 44 होगा वही गैस आंसर हो जाएगी। चलो देख लेते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास n का होता है बेटा 14 और 16 दूनी 32, 4 2 6 और 3 1 4, कितना आ गया बेटा? 46। आना कितना चाहिए था? 44। पहला वाला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा देख लेते हैं। यहां पे एक n का होता है 14, दो का 14 2 जा 28 और ये हो जाएगा 16 और इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 44। भैया ये पूछा था कौन सी गैस है, गैस वो होगी जिसका मॉलिक्यूलर मास 44 होगा। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44 है, तो आंसर क्या हो गया? सेकंड। थर्ड भी चेक कर लेते हैं। ये हो गया 28 और ये हो गया 80। अबे 16 पंचे 80 नहीं होगा, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 10।
तो 108 आना कितना चाहिए था 44, तो आंसर कौन सा हो गया सेकंड। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं। पहले पैटर्न का क्वेश्चन इस टाइप का नीट में पूछ चुका है। अलग बात है कि जब नीट में क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का भी मॉलिक्यूलर मास 44 होता है। क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया कि नहीं। आपसे क्या पूछा था, आपको दिया था वॉल्यूम, दिया था वेट, मॉलिक्यूलर मास पूछा नहीं था। पूछा था कि कौन सी गैस होगी, तो आपने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ये आ जाएगा वही गैस हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन मॉलिक्यूलर मास कितना निकाल के दे रही है 44, तो 44 किसका आया सेकंड का, आंसर क्या हो गया सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई भैया, ठीक। हमने बोला ना मोल कॉन्सेप्ट में दो पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला ये रहा एकदम आसान, दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये पूछता है कि फाइंड द, देखना आए हुए क्वेश्चन है नीट में कम से कम 24 से 25 क्वेश्चन इस पैटर्न पे। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फाइंड द नंबर ऑफ आयन। नंबर फाइंड करने को बोलता है, ठीक। तो कोई भी पार्टिकल आपको निकालना है जैसे कि एक क्वेश्चन है हम लोग के पास 90, लिखना विखना कुछ मत प्लीज, अब अभी कुछ मत लिखना। 98 ग्राम H2SO4 है। फाइंड नंबर ऑफ एटम, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये बताओ यहां पे एटम तुम्हें कितने दिखाई दे रहे हैं, कितने 7। हम लोग को 7 दिखाई दे रहे हैं, हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हम लोग आवोगाड्रो नहीं है। हम लोग को एटम दिखाई दे रहे हैं 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, ये हम लोग को दिखाई दे रहा है। आवोगाड्रो को किस टर्म में दिखाई देगा, 6.023 10 टू द पावर 23 के टर्म में दिखाई देगा। वो स्पेशल आदमी है, हम लोग नॉर्मल आदमी है, हम लोग को एटम कितने दिखाई देंगे 7। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ एटम। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो हमें इतना बता दो उसका आंसर हमारे हिसाब से सही होगा या आवोगाड्रो के हिसाब से। मानते हो ना साहब, आंसर सही होगा आवोगाड्रो के हिसाब से, अपन लोग के हिसाब से सही नहीं होगा। तो पहला काम तो हम ये कर लें कि हम इसकी शकल बदल दें। अबे किस में है, ग्राम में है ना, वेट दिया है ना, तो शकल बदलें, पहला मोल में कन्वर्ट करें। सबसे पहला काम क्या, मोल में कन्वर्ट करना। तो वेट को अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड कर दे, अरे बकलोल मॉलिक्यूलर मास से। कैसे डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें वेट को तो मोल आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं मोल। लिखना कुछ मत लिखना प्लीज, पेन बिल्कुल छोड़ दो, लिखना कुछ मत। मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना दिया है 98 ग्राम। भैया पहली मेरी इतनी बात समझ लेना, जो भी पढ़ा है उसको चिट्ठी में तार समझना, समझे नहीं। चिट्ठी क्या होती है, एक छोटी सी, पहले चलते, अब तो व्हाट्सएप हो गया अपन लोग के पास, तो पहले अगर किसी को जल्दी कुछ भेजना होता था तो ये इतना बड़ा एक पेज होता था उसका, दफ्ती का, याद होगा अगर आपको, तो इतना बड़ा दफ्ती का होता था आगे पीछे मिला के, इसको बोलते चिट्ठी। ये इतने में लिखना है आपको जो लिखना हो। और तार क्या होता था, 3-4 पेज का, उसको अपन लोग तार बोलते थे। तो चिट्ठी में लिखा कम होता है लेकिन बातें पूरी की पूरी होती हैं। जब 2 चैप्टर पढ़ा दें, नीट में, एम्स में और जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चन लगा लेना, कॉन्सेप्ट के बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा, उसी में से निकलेगा। और ये मेरा वादा है, वही चैप्टर दुनिया में किसी भी टीचर का कंपेयर करा ना, अगर मैंने खत्म किया होगा 10 पेज में, उसने खत्म किया होगा 25 पेज में। ये मेरा वादा है। अगर हमने 10 पेज में खत्म किया है तो उसने 25 पेज में खत्म किया है। और 10 पेज पढ़ने के बाद भी सारे के सारे क्वेश्चन निकलेंगे। तो मेरी केमिस्ट्री चिट्ठी में तार है, इतना समझ लेना, ठीक। तार नहीं लिखवा रहे हैं आपको, हम पीएचडी नहीं करवा रहे हैं। आपका एक एक नीट का, एम्स का और जेई मेंस तक के सारे क्वेश्चन निकलेंगे, कॉन्सेप्ट के बाहर नहीं जाएगा। जिस दिन भी ऐसा हो गया कि आईआईटी मेंस, एम्स और नीट एक भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बाहर, वो अलग बात है कि आप लगा नहीं पा रहे हो, फंस रहा है, वो हमसे आके पूछो। भाई 1 घंटे पहले हम क्यों आते हैं क्लास के,
कि आप क्वेश्चन पूछो। जब तक क्वेश्चन नहीं पूछोगे, अपने आप को नहीं रगड़ोगे, अपने आप को नहीं घिसोगे, तो किसी भी हालत में केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में अच्छा नहीं कर पाओगे। भैया अपने आप को अच्छा करने के लिए रगड़ना पड़ता है। लोहा रगड़ रगड़ के क्या बनता है? चक्कू। तो आपको चक्कू बनना है, अभी आप लोहा हो, चक्कू बनना है ना, अभी तो लोहा हो, तभी तो चुभोगे। जब चुभोगे दूसरे को तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो जितना रगड़ लोगे उतने बेहतर हो जाओगे। भैया ध्यान देना, तो यहां पे अपन को वेट दिया था, वेट कितना दिया था? 98 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का होता है 98। 98 को 98 से डिवाइड कर दो, ये हुआ खत्म, ये आ गया 1 मोल। कितना आ गया? 1। मना किया ना पेन मत चलाना, मना करने के बाद भी पेन चला रही। बेटा यहां लिख, अभी सारे पॉइंट लिखवा दूंगा, प्लीज यहां लिख लोगे, सारे क्वेश्चन खटाखट निकलते जाएंगे। गृह विज्ञान नहीं पढ़ा रहे हैं, बात समझो। अभी यहां लिखो प्लीज, अभी कॉपी में मत लिखो, भी लिखवाएंगे। मोल कितना आ गया? 1 मोल आ गया, ठीक है। अब ये बताओ 1 मोल में 1 मोल में कितने एटम है हम लोग के हिसाब से? 4, 2, 6 और 1 7। तो क्या लिखते हैं? 1 मोल, लैंग्वेज सुनना, 1 मोल कंटेन 1 मोल कंटेन 7 एटम। अब यहां लिखते हैं, सो अकॉर्डिंग टू आवोगाड्रो 1 मोल ऑफ पार्टिकल कंटेन द 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो इतने में कितना हो जाएगा? तो आंसर आता है 6.023 10 की पावर 23 इंटू 7 इंटू 1। इतने में इतना, उतने में इतना, ये सब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। हम साफ फिर बोल रहे हैं, यूनिटरी मेथड दिखाएंगे लेकिन सिखाएंगे नहीं, सिखाएंगे अपना कॉन्सेप्ट, टाइम कम लगेगा। हम लोग क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल के, जरा ध्यान देना, नंबर ऑफ पार्टिकल में क्या क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कोई भी पार्टिकल का नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर क्या? n इंटू मोल इंटू n नॉट। n नॉट की वैल्यू वो बड़े आदमी बता गए कि ये रखना है 6.023 10 टू द पावर 23, जो बता गए वो रखी जाएगी। मोल की शकल या तो डायरेक्ट दी होगी या तो इनडायरेक्ट दी होगी। डायरेक्ट दी होगी तो मोल लिखा होगा, इनडायरेक्ट दी होगी तो या तो वेट लिखा होगा या तो वॉल्यूम लिखा होगा। वेट लिखा होगा तो वेट की शकल चेंज कर लेंगे, वेट को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके और मोल निकाल लेंगे। जैसे यहां पे हम लोग ने मोल निकाले, मोल आ गया 1। और अगर वॉल्यूम दिया होगा तो वॉल्यूम की शकल मोल में कन्वर्ट करने किससे डिवाइड करके? 22.4 लीटर से। तो भैया मोल यहां पे क्या रखोगे? बोलो 1। भैया मोल क्या रखोगे? 1। मोल में कोई दिक्कत नहीं, n नॉट में कोई दिक्कत नहीं, सारी दिक्कत इस n की है, सारी दिक्कत इस n की है। ये n क्या है वो सुनना जरा ध्यान से। ये n समझ में आ गया? मोल कॉन्सेप्ट खत्म इस सिंगल फॉर्मूले में। ये n क्या है? ये n वो है जो क्वेश्चन कह रहा है और हमें दिख रहा है, यही लिखवाएंगे कॉपी में हम। ये n क्या है? जो क्वेश्चन कह रहा है और हमें दिख रहा है। अभी तो सोच रहा है ये क्या है? जो क्वेश्चन कह रहा है और हमें या आपको किसी को भी दिख रहा है। अच्छा सुनो, मान लो क्वेश्चन में बोला होता फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्वेश्चन ने क्या बोला? ऑक्सीजन एटम। क्वेश्चन ने क्या बोला? ऑक्सीजन एटम। अब तुम बताओ, तुम्हें ऑक्सीजन एटम इसमें कितने दिख रहे हैं? 4। n की वैल्यू 4। मेरी बात सुनना, n क्या है जो क्वेश्चन बोल रहा है और हमें दिख रहा है? हमें वो 4 दिख रहा है, वहां 4 रखेंगे। मान लो क्वेश्चन ये बोला होता कि फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने क्या बोला? हाइड्रोजन एटम। तुम्हें कितने दिखे? n की वैल्यू। ठीक, अभी क्वेश्चन में क्या बोला? फाइंड द नंबर ऑफ एटम, फाइंड द नंबर ऑफ एटम। तो यहां पे एटम तुम्हें कितने दिखे? 7। n की वैल्यू, क्वेश्चन खत्म। 7 इंटू 1 इंटू 6.023 10 की पावर 23, आंसर आ गया 7 पना 7 छिंग 42, 42 इंटू 10 की पावर 23। नहीं समझ में आया? नहीं आया पक्का? अभी लिखना कुछ मत। अच्छा ये बताओ, ये H2SO4, ये H2SO4 कितना है? वाह बेटा, 7 होता तो ऐसा नहीं होता,
7। अबे 7 तो एटम है उसके अंदर। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बस दिक्कत यही होगी, छोटी छोटी चीजें, बस छोटी छोटी चीजें पता होंगी तो मोल कॉन्सेप्ट देखते ही आंसर निकल आएगा। ये H2SO4 कितना है? एक ही तो है। कितना मॉलिक्यूल है? कितना मॉलिक्यूल है? एक। अच्छा अब क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन बदल गया। मॉलिक्यूल जब भी बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल तो हमेशा कितना होगा? एक, जो हमें दिखाई देगा। समझ ही नहीं पा रहा है, शकल में 13 बजा रहा है। अबे ये देख, C6H12O6 कितना मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल तो एक ही है ना। बोला यार मीथेन कितना मॉलिक्यूल है? एक ही तो मॉलिक्यूल है ना। अगर क्वेश्चन ये पूछता 98 ग्राम H2SO4 में नंबर ऑफ एटम नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तुम्हें कितना दिख रहा? तुम्हें कितना दिख रहा? एक। एन की वैल्यू क्या? एन की वैल्यू क्या? 1। तो 1 इंटू 1 इंटू एन नॉट, आंसर आ गया 1 इंटू 1 इंटू एन नॉट 6.02 10 की पावर 23। नहीं समझ में आया? घुइया नहीं समझ में आया? अबे घुइया नहीं आया। अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो। घुइया बाहर मैंने फिर बताएंगे। तुम गांव से बिलोंग नहीं करते ना, तुम शहर के बच्चे हो। हम गांव से बिलोंग करते हैं, तुम्हें पता है घुइया क्या होता है, शकरकंद क्या होता है। तुम्हें पता होगा स्वीट पोटैटो, अपन शकरकंद जानते हैं उसको, क्योंकि अपन गांव से बिलोंग करते हैं। 2 मोल ऑफ C12H22O11, लिखना मत अभी कुछ भी। C12H22O11। भैया पहले बताओ क्या निकालना है? तो अब की बार यहां लिख रहे हैं, कुछ भी लिखना नहीं आप लोग। नंबर ऑफ कार्बन एटम। फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल। तो अब की बार पार्टिकल में क्या है? कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर क्या? n इंटू मोल इंटू एन नॉट। एन नॉट तो फिक्स है साहब, कितना? 6.023 10 की पावर 23। मोल भी पता है, दिक्कत क्या? एन बता दो, एन बता दो, क्वेश्चन खत्म। आंसर आ गया 12 गुणे 2 गुणे एन नॉट। क्या समझ में आ गया? एम्स 2006 का क्वेश्चन है। लिखना विखना कुछ मत, अभी खाली क्वेश्चन देखते रहो, आंसर बताते रहो, लाइन से सारी बातें लिखवाएंगे। एक क्वेश्चन नीट में पूछा था, आपको पता होगा, याद भी होगा, क्योंकि 2 बार पूछा है सेम क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन बताने के पहले एक बात सुन लेना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन क्या पूछा था कि 4.2 ग्राम एजाइड आयन है, N3 नेगेटिव। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को, बहुत सारी जगह, सीट में, इधर उधर, क्योंकि ये 2 बार नीट पे पूछा है, एक बार आईआईटी में पूछा है, एक बार एमयू में पूछा है, तो इस क्वेश्चन को आपने बहुत जगह देखा होगा। क्वेश्चन पूछा 4.2 ग्राम एजाइड आयन में, N3 माइनस को बोलते हैं एजाइड आयन। पेन वेन बिल्कुल रख देना नीचे, यहां लिखना, सारी बातें अभी लिखवाना शुरू करेंगे, परेशान मत हो। N3 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? अब सुनना, हमारे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्या, हमारे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्या? एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट ना साहब? अब बताओ n का एटॉमिक नंबर कितना? 7। इतना परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। एक n का 7 होता है, तो 3n कितना? 7 त्रिक 21। लेकिन एक नेगेटिव भी तो है, एक नेगेटिव आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ नहीं जाएगा, एक पॉजिटिव आने पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, तो एक नेगेटिव के आने पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो भैया एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक n का एटॉमिक नंबर 7, तो एक n में इलेक्ट्रॉन 7, तो 3n में इलेक्ट्रॉन 7 त्रिक 21, 21 और एक 22। ये 22 इलेक्ट्रॉन वो हैं जो किसको दिख रहे हैं? हमें और आपको। अब क्वेश्चन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने थे। अपना फंडा लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर n इंटू मोल इंटू एन नॉट। जहां जहां ये क्वेश्चन पूछा गया वहां वहां ऑप्शन में
एंड नॉट के टर्म में ही ऑप्शन दिए हुए थे, ये वैल्यू नहीं रखी थी, 6.0 वैल्यू नहीं रखी थी, एंड नॉट के टर्म में ही आंसर था। तो भैया एन की जगह क्या रखें इतना बता दो, 22। एन की जगह क्या रखें 22। मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट कितना है 4.2, मॉलिक्यूलर मास एक एन का होता है 14, 14 28, 14 42, 14 3 जा 42 अंग्रेजों के लिए, तो ये हो गया 42। ये एन नॉट की जगह एन नॉट, ये कैंसिल कितना आया 0.1, मल्टीप्लाई मारा 2.2 इंटू एन नॉट। नहीं समझ में आया, नहीं आया। किसी को 0.1% दिक्कत हो धीमे से इशारा कर दो, दोबारा बता देंगे। दोबारा देखो, हाँ भैया ध्यान देना, हमारी कहानी, हमारी ट्रिक क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर क्या, एन इंटू मोल इंटू एन नॉट। ठीक मेरे भाई, ये एन वो है जो क्वेश्चन कह रहा है और हमें दिख रहा है। ये एन क्या है, मेन कहानी एन की है भाई मेरे। एन नॉट में तो कोई दिक्कत नहीं, वो एन नॉट रखा है। मोल में कोई दिक्कत नहीं, मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। दिक्कत कहां पे है, सिर्फ और सिर्फ एन में। एन वो है जो क्वेश्चन कह रहा है और हमें दिख रहा है। क्वेश्चन ने क्या बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें इलेक्ट्रॉन कितने दिखेंगे, अरे भैया एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एन का एटॉमिक नंबर मेरे भाई 7 होता है, तो 3 एन का कितना होगा 7 त्रिक 21, एक माइनस है तो 22। हमें इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं 22, तो एन की जगह क्या रख दिया 22। मान लो अब हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया, हमने क्वेश्चन ये पूछा कि इतने ग्राम में इतने, आप हमें एन की वैल्यू बोलना सभी लोग एक साथ, इतने ग्राम में नंबर ऑफ एटम बताओ, आंसर बोलो, एन की वैल्यू बोलो, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू खत्म। अबे नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3 ही तो हैं। एन की जगह क्या रखा 3, मोल की जगह 0.1, आंसर आ गया 0.3 इंटू एन नॉट। क्या अब समझ में आया, एन क्या है जो क्वेश्चन में बोल रहा है और हमें दिख रहा है। पक्का समझ में आया। अभी भी किसी को 0.1% दिक्कत तो इशारा कर, दोबारा फिर बता दे, क्योंकि हमने पूछा और नहीं बता पाए तो पटक के मारेंगे, ध्यान रखना। आगे समझ में, ठीक। अब तुम लोग बताओगे, और एक बात ध्यान रखना, जैसे ही आज पढ़ा दें मोल कॉन्सेप्ट या कल तक हम नंबर ऑफ पार्टिकल के क्वेश्चन खत्म कर दें, तुरंत घर जाना, मेरी सीट मिलने का इंतजार मत करना। हम तो सीट तुम्हें तब देंगे जब मोल कॉन्सेप्ट, वॉल्यूमेट्रिक, स्टाइरियोमेट्रिक लगभग खत्म होने वाला होगा। सबके पास नीट में आए हुए क्वेश्चन की बुकलेट होगी टॉपिक वाइज। जाते ही नंबर ऑफ एटम के क्वेश्चन लगा डालना। रीजन क्या होता है आपको बताएं, गलती अपन लोग से होती क्या है। हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, आपने इंतजार किया पूरा खत्म हो जाने का, तब तक हुआ क्या, फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहे हैं। तब तक क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, अगला स्टार्ट हो गया। पहले दिमाग में बहुत अच्छा था, अब वो स्किप कर चुका है। जब आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो क्वेश्चन में पकड़ उतनी अच्छी नहीं आएगी। आज आपको नंबर ऑफ पार्टिकल के क्वेश्चन बताए, आपने आज ही जाके लगा डाले 24-25 जितने भी क्वेश्चन नीट में पूछे हुए हैं, तो वो टॉपिक आपकी बिल्कुल खतरनाक ग्रिप में आ जाएगा। 25 लगाए, 25 में से 15 निकले, 10 फंसे, 10 हमसे पूछो, बताएंगे यार क्लास के पहले। 25 में से 25 फंसे, हम 25 के 25 बताएंगे, लेकिन एक भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बाहर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट के अंदर से ही बताएंगे। जितने क्वेश्चन फंसेंगे आप क्लास के पहले पूछोगे, ये नहीं बोलोगे कि सर वो क्वेश्चन हमने लगाया था, सर वो क्वेश्चन आ नहीं रहा था, वो क्वेश्चन लगाया था, वो सर आ नहीं, वो लगाया था, वो आ नहीं रहा था। अबे हमें यहाँ दिखाओ आंखों के सामने। कुछ बच्चे होते हैं ना, हर टर्न पे आते हैं, सर वो क्वेश्चन लगाया था, उसमें ये था, वो था, निकला नहीं। अबे यहाँ आंखों में दिखाओ वो क्वेश्चन क्या था, तुरंत निकाल के बताऊंगा, ये था, ऐसे निकलेगा। बात समझ में आ गई ना। तो क्लास के 1 घंटे पहले हम घुइयां छीलने नहीं आते हैं, इसीलिए आते हैं कि आपकी दिक्कतें और आपकी समस्याएं, जो क्वेश्चन फंस रहे हैं वो हमसे अलग से आके पूछो। कोई टीचर क्लास के 1 घंटे पहले किसी भी स्टूडेंट को टाइम नहीं देता है, दे रहे हैं तो उसका यूज करो, क्वेश्चन पूछो। कितना भी क्वेश्चन कहीं से फंस रहा है पूछो भैया, यही हम नहीं बोल रहे हैं कि जो सीट हमने दी वहीं से पूछो। तुम किसी दूसरे टीचर की बुकलेट लेके आओगे, तुम बोल देंगे
बताएं, ये क्या है, हम ये क्यों बताएं, ये तो उस टीचर की है, वो बताए। अबे कहीं से भी लेके आओ, दुनिया में कहीं से भी क्वेश्चन लेके आओ, चैप्टर चल रहा होगा सब बताएंगे, नहीं चल रहा होगा तो भी बताएंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। जैसे ही ये टॉपिक हम पढ़ा दें, तुरंत नीट में आए हुए क्वेश्चन सारे लगा डालना और हमसे डिस्कस कर लेना। मेरी सीट मिलने का इंतजार मत करना, वो तो हम लगवाएंगे ही लगवाएंगे, लेकिन तब तक ये टॉपिक आगे बढ़, तब हम लोग पता है क्या पढ़ने होंगे, इसको खत्म करके पढ़ने होंगे ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। अब ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट बराबर एनवी अपॉन 1000 बराबर मोल इनटू समथिंग बराबर एनवी अपॉन 1000 बराबर आईटी अपॉन एफ बराबर। वो कॉन्सेप्ट दिमाग में आ चुके होंगे, ये स्किप कर चुका होगा। अभी ये तुम्हारे दिमाग में इसके क्वेश्चन लगा लोगे, ग्रिप में पूरा का पूरा आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल के जितने भी क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं, नीट की बुकलेट तुम्हारे पास है, क्वेश्चन लगा डाला, हमसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। हाँ भैया, क्वेश्चन अब क्या पूछने आ रहे हैं, लिखना विखना नहीं, अभी कुछ भी लिखना कुछ नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ, जब भी ऐसा लिखे समझना क्या है, वेरी गुड। फाइंड द मॉलिक्यूल की पूरी स्पेलिंग आती नहीं ना। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ 3 मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। अब जरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है ना, यहां पे क्या लिखा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर, भाई आंसर कोई बोलना है प्लीज, कोई बोलना नहीं प्लीज, कोई बोलना नहीं। एन नॉट की जगह एन नॉट, मोल की जगह 3, बोलो एन की वैल्यू, प्लीज बोलना नहीं कोई। हाँ, तीन। मॉलिक्यूल कितना है, एन की वैल्यू क्या, 1। मेरी बात समझे कि नहीं समझे भैया, मॉलिक्यूल तो एक ही है ना, एन की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो यहां पे एन की वैल्यू रखोगे 1 और मोल की जगह रखोगे मोल और एन नॉट की जगह रखोगे एन नॉट। हमने आज आपको कोई मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया ही नहीं, सब भूल जाओ, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई, यहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे, मेरा वादा है। एक एक क्वेश्चन नीट में आया हुआ लगवा देंगे। आज जो बताया समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, जितना पढ़ा है रिवाइज करके आइएगा। कल सुबह 7:30 पे भी क्लास है और दोपहर में भी क्लास है। कल सुबह 7:30 पे भी क्लास है, दोपहर में भी क्लास है। कल सुबह 7:30 पे भी क्लास है, दोपहर में भी क्लास है। सुबह पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक, दोपहर में पढ़ाएंगे मोल कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है बच्चों। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है। खान साहब आवाज आ रही है, ओके। वीडियो क्लियर, वीडियो क्लियर, वीडियो ब्लर तो नहीं है। गुड इवनिंग बेटा, मॉर्निंग नहीं, अभी सो के उठाए क्या बे। वीडियो क्लियर, ठीक। हाँ भैया, हेडिंग डाले प्रिपरेशन में, नेक्स्ट हेडिंग बाय द, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बाय द इटॉल्ड रिएक्शन, बाय द इटॉल्ड रिएक्शन। ठीक है, इटॉल्ड रिएक्शन क्या होती है बेटा,
पहली बात तो इटॉल्ड रीजेंट समझना, CrO2Cl2, CrO2Cl2 ये होता है इटॉल्ड रीएजेंट, ठीक। नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड। क्या नाम होता है बेटा? क्रोमिल क्लोराइड। इसका काम सुनना। सर 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 बेटा 1 मिनट रुकिएगा। तो ये होता है क्रोमिल क्लोराइड। इसका काम होता है बेंजीन रिंग में जो भी एल्किल लगा हुआ है उस एल्किल से CH3 को हटाकर CHO लगाना। तो CH3 को हटाएगा और CH3 को हटा के बेटा CHO लगा देगा। नीचे भी वही करेगा। क्या करेगा कि ये CH3 को हटा के CHO लगा देगा। तो CH2 CH3 को हटा के क्या लगा दिया? CHO। तो लिखिएगा जरा पॉइंट बना के, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, पॉइंट नंबर 1। फहद भाई हेडिंग है प्रिपरेशन में बाय द इटॉल्ड रिएक्शन, ETALD, इटॉल्ड रिएक्शन। ओके, हाँ तो लिखिएगा क्रोमिल क्लोराइड ब्रैकेट में CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड ब्रैकेट में CrO2Cl2 is the इटॉल्ड reagent, is the इटॉल्ड reagent। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए बेटा, इटॉल्ड reagent का काम होता है, इटॉल्ड reagent का काम होता है बेंजीन रिंग में लगे एल्किल, बेंजीन रिंग में लगे एल्किल से इटॉल्ड रीजेंट का काम होता है बेंजीन रिंग में लगे एल्किल से CH3 को हटाकर, CH3 को हटाकर CHO लगाना। CH3 को हटाकर CHO लगाना। चलिए नोट करिए रिएक्शन फटाफट, जल्दी से नोट करिए बेटा।
कर लिया भैया? नोट कर लिया बेटा? बोलो फटाक से। मिश्रा वो दोबारा बता रहा हूँ, बीच में कट गया था ना डी कार्बोक्सिलेशन, वो दोबारा बता रहा हूँ मिश्रा। ओके मिश्रा, बात क्लियर? हाँ मिश्रा, बात क्लियर ना? ओके बेटा, ठीक बात। हाँ भैया, अगला मेथड लिखो। नेक्स्ट मेथड, एल्डिहाइड कीटोन बनाने का अगला मेथड लिखो। बाय द गटरमैन कोच रिएक्शन, बाय द गटरमैन कोच रिएक्शन। गटर, वही वाला गटर, स्पेलिंग वही वाली होगी, कह रहा कौन वाली होगी? अभी GATTER, गटर मैन, MAN, गटर मैन, कोच KOCH, रिएक्शन। NCERT प्रिपरेशन 7वां पेज, तीसरी रिएक्शन गटरमैन कोच रिएक्शन। क्या होती है गटरमैन कोच रिएक्शन? तो साहब ध्यान देना, बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और HCl से, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, या इसकी जगह आप CuCl2 भी ले सकते हो। तो पहले ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और ये बनाएगा HCOCl। क्या बनाएगा? HCOCl, ये बनाएगा। ये बॉन्ड ये टूटा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। बेंजीन से एक H निकलेगा, ये प्लस और ये माइनस आएगा। ये बॉन्ड तोड़ने का काम ये बैठे हुए हैं ना भिखारी, भिखारी बोले तो लुईस एसिड, ये कर रहे हैं। ये वाला बॉन्ड तोड़ने का काम भी ये कर रहा है, ये वाला बॉन्ड भी तोड़ने का काम यही कर रहा है। पॉजिटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल, तो एक इलेक्ट्रोफाइल हटाएगा और इस वाले माइनस पे ये वाला इलेक्ट्रोफाइल अटैक मार देगा। तो रिएक्शन का टाइप क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको हमने एल्किल हाइलाइड एरिल हाइलाइड में पढ़ाया था, ठीक है? तो ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो रिंग पे आके जुड़ गया CHO, तो साहब एल्डिहाइड बन गया, रिंग पे आके जुड़ गया CHO, बन गया एल्डिहाइड। और क्या निकल गया? ये H और ये Cl, साहब ये वाला H प्लस Cl माइनस को लेगा और क्या निकल जाएगा? HCl। तो एल्डिहाइड बनाना था, बन गया एल्डिहाइड। तो लिखिएगा, व्हेन बेंजीन, पहले रिएक्शन स्टेटमेंट लिखिए उसके बाद रिएक्शन। व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद, व्हेन बेंजीन react with carbon monoxide and HCl, when benzene react with carbon monoxide and HCl, in the presence of anhydrous AlCl3, in the presence of anhydrous AlCl3 or CuCl2, in the presence of anhydrous AlCl3 or CuCl2, then aldehyde will be formed, then aldehyde will be formed as a major product. चलिए रिएक्शन नोट करिए फटाफट। हाँ भैया, रिएक्शन नोट करिए।
हाँ भैया, नोट कर लिया? दीपक बेटा सुनो, क्या हुआ, सीओ ने HCl से रिएक्शन करी, ठीक, ये बना दिया HCOCl, HCOCl। ये वाला बॉन्ड यहां से टूटा, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बेटा, तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया। ये बॉन्ड यहां से टूटा, H पे प्लस आया, C पे माइनस आया, H प्लस Cl माइनस को लेके निकल गया, HCl निकल गया। इस वाले प्लस ने इस वाले माइनस पे अटैक मारा, तो माइनस पे आके जुड़ गया CHO और बन गया बेंजल डिहाइड। बात क्लियर दीपक? ओके बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बाय द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग, बाय द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, by the decarboxylation of calcium salt of carboxylic acid। क्या करते हैं तो जरा ध्यान देना, CH3 C double bond O, CH3 C double bond O, ये O, ये O, ये Ca, नाम क्या हुआ, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको हीट किया तो ये निकल गया कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी हाँ सही है, कैल्शियम कार्बोनेट, देखो ना, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बना क्या, CH3COCH3, CH3COCH3, तो ये बन गया CH3COCH3 और निकल गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब जरा ध्यान देना, इसकी जगह आपने मान लीजिए ये ले लिया, ठीक है, इसको हीट किया, हीट करने के बाद ये निकल गया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और बन गया HCHO, बोले तो फॉर्मेल्डिहाइड, SCHO, और निकल गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो लिखना स्टार्ट करिएगा, व्हेन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी हीटेड, when calcium salt of carboxylic acid will be heated, then aldehyde and ketone will be formed then aldehyde and ketone will be formed as a major product. Then aldehyde and ketone will be formed as a major product. चलिए नोट करिए फटाफट दोनों रिएक्शन।
हाँ भैया, नोट कर लिया। हाँ आ रही है, चल। आज अगर तुम लोग नहीं होते तो आज मेरा रुद्र रूप फिर ये देखते। चल। मुझसे डर गया ना।